हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर शबाना। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। हमने इसमें देखा था कि कैसे सेल का डिस्कवरी हुई थी, किसने किया था। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कॉर्क में देखा था सेल को फर्स्ट टाइम। उसके बाद में लिविंग सेल्स को देखा था लीवेनहॉक ने। सेल थ्योरी दी थी श्लीवन एंड चांड ने। और विरकॉफ थे, उन्होंने बताया था कि कैसे जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं सेल्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा, हम लोग पेज नंबर 58 पर हैं, एनसीईआरटी बुक इसका पेज नंबर 58 पर है हम लोग। तो हाँ, तो हम बोल रहे थे कि सेल होती है जो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा छोटी होती है, इतनी ज़्यादा कि हम उसे नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। तो जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, जो माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड ग्लासेस का डिस्कवरी हुई थी, वो हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है हम उनसे देख पाए, और किस तरह से सेल होती है, क्या सेल होती है, ये हम देख पाए। तो उसके विदाउट मैग्नीफाइड लेंसेज के हम लोग ये सब देख पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो सेल कैसी होती है? देखिए, सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर, जिसमें क्या होता है केवल और केवल एक सेल होती है, केवल एक सेल होती है। वो सारे के सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो सारे फंक्शन वो केवल एक सेल परफॉर्म करती है, जिसमें हम लोग अमीबा को ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनि मीन्स सिंगल, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, केवल एक सिंगल सेल से ये अपनी पूरा लाइफ टाइम एक्सपेंड करते हैं। और इसी से इनके सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक फूड को लेना, न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, जो भी है, एक्सर्शन हुआ, वो सब सिर्फ सिंगल सेल करती है। उसी तरह उस पर हम लोग सेकंड चीज़ लेते हैं, जिसमें कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, जिसमें कि एक सेल नहीं होकर बिलियंस सेल से बॉडी बनी हुई होती है, मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। लाइक हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेल्स होती हैं। मतलब सेल्स का जो एक पूरा की पूरा कलेक्टिवली एक पूरा ग्रुप बोल सकते हैं, वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके सेल ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इस तरह से पूरा के पूरे पार्ट मिलके फिर जाके हमको पता लगता है कि हाँ भाई, ये सेल ऑर्गेनल है, इसका ये वर्क है। तो हमारा जो मल्टी कॉम्प्लेक्स जो बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, और वही सारे फंक्शंस करते हैं जो कि सिंगल सेल में भी वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है। तो इस बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं सेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो क्या सारी सेल्स सेम होती है? नहीं, सेल्स बिल्कुल सेम नहीं होती। सेल्स की अलग अलग तरह की शेप होती है, अलग अलग तरह की साइज़ होती है। तो हम देखते हैं शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह की ह्यूमन बींग्स को लेके देखते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में किस तरह की सेल्स हैं और किस तरह की सेल्स दिखाई देती है, हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एक सेल होती है जिसे हम बताते हैं, ये मसल सेल्स होती हैं, जो कि बिल्कुल स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर ये होता है, इस स्ट्रक्चर में दिखती हैं वो एकदम ये थोड़ी सी पतली सी होती हैं ऊपर से, और बीच में इनमें ना एक न्यूक्लियस होता है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह हम लोग ब्लड सेल्स को ले लेते हैं। तो ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? ऐसा शेप होता है ब्लड सेल्स का। तो ये गोल शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। वहीं पर ये क्या है, हमारी दूसरे उसमें हो रही है, दूसरे शेप में दिख रही हैं। ब्लड सेल्स गोल होती हैं। इसी तरह हम देखते हैं हमारी नर्व सेल्स के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है शायद, कि नर्व सेल्स कैसी होती है। नर्व सेल्स कैसी होती है? इस तरह से नर्व सेल्स होती हैं, जिसमें रेंडोइन्स होते हैं, एक्सॉन होता है, और ना यहाँ पर स्नेप्सिस होते हैं। इस तरह से माइलिन शीथ होता है, ये रेंडोइन्स निकले। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ होती है हर सेल की। सारी सेल सिमिलर नहीं होती हैं, शेप में, साइज़ में हर सेल अलग होती हैं। ओवम है, जो ओवम होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, गोल राउंड शेप होता है। ये होता है स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स का स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे से होता है, स्पर्म जिसमें टेल भी होती है। तो इस तरह से अलग अलग सेल्स अलग अलग साइज़, अलग अलग शेप की होती हैं। ये सेल की साइज़ और शेप होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं अमीबा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अमीबा के बारे में। अमीबा का शेप ऐसा होता है, इसका इर्रेगुलर शेप बॉडी होता है, इर्रेगुलर होता है, सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल होती है। तो ये क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। अब ये अपने बॉडी को कैसे मूव कर लेता है? लाइक कभी ये ना फूट जो इसके सूडोपोडिया हैं कभी ऐसे होते हैं, कभी इसकी शेप ऐसी हो जाती है। हम मेंशन नहीं कर सकते कि इसकी यही शेप है। तो सेल अपनी शेप चेंज कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती है।
तो जितने भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शंस करते हैं कि किस तरह से उन्हें कौन सा फंक्शन करना है, किस तरह की सेल की शेप है। तो हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी सेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस होते हैं, वो उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करती है जैसे कि उनकी शेप होती है, जैसी उनकी कैपेसिटी होती है। हाँ, अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हार्ट है जो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो स्टमक है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है फूड को। तो इसी तरह की जो स्टमक में जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन अलग करती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप, उनकी साइज़ होती है। इसी तरह से जो हार्ट है उसके अंदर अपनी शेप अलग होती है, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, तो अपना अपना फंक्शन उनकी सेल की साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो आप अंडरलाइन करेंगे, ए सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। ये एक सेल होती है, वो अपने लाइफ मतलब जितने भी दिन वो होती है, जिंदा होती है, जीवित होती है, उतने दिन अपने जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अपने ऑर्गेनल्स के थ्रू ही करती हैं। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। और ये सारे के सारे एक साथ अपने इस एक ऑर्गेनल्स होते हैं, इसका एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसकी केवल एक बेसिक यूनिट, लाइक ये एक ऑर्गेनल है, उसमें इतनी सारी सेल है, तो ये सारी सेल थोड़ी ना बेसिक, इसके एक सेल को हम लेके बोल सकते हैं, सिर्फ एक सेल को हम बोल सकते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ सेल है, मतलब एक यूनिट है सेल। और ये सारी यूनिट्स मतलब सारी यूनिट एक साथ इकट्ठी होकर क्या बना रही हैं, ऑर्गेनल्स बना रही हैं। ये सारे एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सेल एक सिंपल एक शेप की नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती हैं, साइज़ में अलग अलग होती हैं, शेप में भी अलग होती हैं। हम किसी किसी सेल को तो उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम पहचान पाते हैं। अब आप अपनी कॉपीज़ हैं, रजिस्टर्स हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसके अंदर आप ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें भी करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, कि सेल को कैसे डिस्कवर किया और किसने डिस्कवर किया। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उसके बारे में आप खुद से लिखेंगे और आपको ज़रूर से करना है, अपना होमवर्क समझ के करना है, और होमवर्क में आपको आज की डेट लगा के ये वर्क करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल को आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है, सेल बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रही है, सेल ही तो बना रही है। भाई सेल भी इकट्ठी होके वो कुछ ऑर्गेनिज्म बना रही है, उसकी भी कोई शेप हो रही है, तो स्ट्रक्चर भी तो बन रहा है। और फंक्शनल, क्योंकि वो सारे के सारे फंक्शन किससे परफॉर्म होते हैं, सेल्स से होते हैं, तो फंक्शनल यूनिट भी हो गई। तो आप इसे अपने वर्ड्स के अंदर किस तरह से लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। नाउ 5.2 है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किससे बनी होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम चीज़ देखते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, हम दोनों से इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये एक सेल है। अब इस सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग पार्ट है, जो आउटर मोस्ट, जब जो इसको कवर अप कर रखी है, जो भी इसमें कुछ भी इसमें मटेरियल है नहीं है कुछ भी, बट इसका जो आउटर कवरिंग जो भी कर रही है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इसे दूसरी सेल्स या फिर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या करती है, बिल्कुल अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सेल से बाहर जाती हैं। अब कौन सी चीज़ों को अंदर आना है, कौन सी चीज़ों को बाहर जाना है, ये डिसाइड कौन करता है, सेल करती है। मीन्स कुछ चीज़ें ही ऐसी होती है जिन्हें सेल अंदर लेती है। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ आ रही है उसे सेल अंदर ले ले, नो। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट सेल को है, केवल उन्हीं सेलेक्टिव चीज़ों को वो अपने अंदर लेती है, इसीलिए इसे सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सेल के अंदर बाहर आती जाती हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। अगर सेल के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो गया तो ऑब्वियसली इसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, CO2 बाहर निकलती है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सेल खुद कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। किस प्रोसेसिंग के थ्रू कर रही है? डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक ऐसा मूवमेंट, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जिसमें सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, हाई से लो कंसंट्रेशन में जाता है, इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। लाइक CO2 है, बहुत ज़्यादा है, अंदर हाई कंसंट्रेशन में भरी पड़ी है CO2 और बाहर CO2 की लैक है, कमी है, तो क्या होगा? इसे बाहर निकलना होगा। किसके थ्रू? डिफ्यूज़न के थ्रू। हमेशा डिफ्यूज़न होता है हाई टू लो ही होता है, कभी भी लो टू हाई नहीं होता है। सेल के अंदर कोई भी चीज़, अब किसी भी चीज़ को आप ले लो, जब जिसमें ज़्यादा है वही तो बाहर निकल सकती है। अब जिस चीज़ में कमी है वो बाहर कैसे निकलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ की कमी है, आपने बहुत ज़्यादा फूड खा लिया, तो क्या आप और ज़्यादा फूड खा सकते हो? नो, हाई कंसंट्रेशन है। अगर आप खा भी रहोगे तो मे भी वॉमिट कर सकते हो ना, तो वही प्रॉब्लम है। ये भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अगर इसमें CO2 की कमी है तो CO2 लेगा, इसमें O2 की कमी है तो O2 लेगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। अब जितनी भी गैसेज हैं, सिर्फ गैसेज के लिए डिफ्यूज़न होता है, ओनली गैसेज के लिए डिफ्यूज़न होता है। वाटर का आना जाना भी तो होता है। वाटर लेते हैं, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर किसके थ्रू जाता है? वाटर डिफ्यूज़न की? नो, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं, वाटर ऐसा है जो ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर या बाहर आता है। ये भी क्या होता है? हाई टू लो ही जाता है, लो टू हाई नहीं जाता है, हाई टू लो जाता है। बट वाटर के लिए ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, जबकि जितने भी गैसेज होती हैं उनके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन में भी क्या होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और ऑस्मोसिस में भी क्या होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मॉलिक्यूल्स जाते हैं। बट वाटर के लिए हम ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं, वहीं हम इसमें गैसेस के लिए डिफ्यूज़न का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी इस चीज़ को। अब आप अंडरलाइन करेंगे इसके अंदर सम सब्सटेंस। पेज नंबर हम लोग 59 पर देख रहे हैं। इसमें आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पैराग्राफ नंबर 2 में आएंगे। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जाते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ये 3rd या 4th लाइन के अंदर देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। मीन हाई कंसंट्रेशन के बाद में लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है हाई टू लो में। और अब हम सेकंड वाटर के लिए करते हैं। इसमें लाइन लगाएंगे हम लोग 59 पेज नंबर पे, सबसे लास्ट पैराग्राफ। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिवली प्रीमिएबल जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, एक तो ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूज़न। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो कि होती है 3 तरह के मीडियम्स होते हैं, 3 तरह के वर्क होते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन 3 सॉल्यूशंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है? एनिमल सेल या प्लांट सेल ले लेंगे आप, उसके अंदर सॉल्यूशन रखेंगे हम शुगर का या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन रखेंगे वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसे एक देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? फर्स्ट तो हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। 2 चीज़ें होती है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो चीज़ जिसे आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, यानी कि इसकी हमेशा
मात्रा कम होती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है। तो आप जिस चीज़ को मिला रहे हैं वो आपका सॉल्यूट होता है, और जिस चीज़ में मिला रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट होता है। वाटर में आप मिला रहे हैं, यानी कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर मिलाया आपने, देन शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। नाउ 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जहाँ पर सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो। सॉल्यूट क्या हो, कम हो, एंड सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा है और इसमें शुगर डाली आपने बहुत कम है। अगर आप इसमें किशमिश डालते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन आपने लिया एक किसका, शुगर मिक्स किया आपने वाटर के अंदर, इसके अंदर आपने किशमिश को डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, किशमिश थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्वेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने पर क्या, सॉल्वेंट कम है तो क्या होगा, इसके अंदर ये श्रिंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी श्रिंक, क्योंकि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगी, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों बिल्कुल सेम क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए आपने इसमें जो किशमिश डाली है वो क्या होगी, कुछ भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वैसी की वैसी रहेगी। तो आज हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और हमने पढ़ा कि किस तरह की सेल्स होती हैं, क्या क्या सेल्स के अंदर। हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है।